Student, today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 65 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain, and analysis of this paper is this paper contains 15 inorganic questions and 15 questions belongs from organic chemistry and near about 13 to 14 questions belongs from general chemistry. Now we will start from question number 1. The region where the probability density reduced to 0 is called probable density region, nodal surface, orientation surface, or wave function. We know very well that space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0, nodal surface. हम उसको क्या क्लेम करते हैं? नोडल सरफेस क्लेम करते हैं स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. और ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोडल सरफेस. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ SF4 इज मोर स्टेबल एंड वाई? देखो बेटा, जो पहला शेप है उसमें एक्सियल पोजीशन पे जो लोन पेयर है वो इस वाले बॉन्ड पेयर से रिपेल करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर से रिपेल करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर से रिपेल करेगा, यानी 3 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन आएंगे. और अगर इसकी बात करें तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन केवल कितना आएंगे? 2 आएंगे. तो जो शेप सेकंड है वो करेक्ट है, जिसको अपन बोलते हैं सी सॉ शेप. तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं अपन. फर्स्ट, ड्यू टू 3 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री. फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है ही नहीं, सेकंड ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो सेकंड शेप है उसके अंदर केवल 2 ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है. सेकंड के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. IUPAC नेम बताना है अपने को इस कंपाउंड का. तो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, इसको 4 देना है, इसको 5 देना है. 2 पे इथाइल है, पेंटेन 1 ऑल. 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. लुविसाइट इज ए पॉइजनस गैस हैविंग द फॉर्मूला. तो अगर हम एसिटाइलिन की रिएक्शन AsCl3 से कराते हैं तो AsCl3 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, AsCl2 माइनस और Cl प्लस. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? Cl लगेगा और एक क्या लग जाएगा? AsCl2 लग जाएगा. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl2. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. लुविसाइड इज ए पॉइजनस गैस हैविंग फॉर्मूला CHCl डबल बॉन्ड CHAsAl2 AsCl2, और ये एक पॉइजनस गैस होती है. ठीक है, तो इसका आंसर क्लेम करेंगे अपन बी. 4th के बाद हम बात करते हैं 5th की. द टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज. पोलर मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आप चाहें तो इधर P लिख दें, इधर आप Q लिख दें, और Q इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन P. और ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर हो गया और ये पोलर हो गया. तो अब ये पोलर जो मॉलिक्यूल है इसके कारण इसके अंदर इंडक्शन होगा और इसका भी शेप क्या हो जाएगा? एलिप्टिकल हो जाएगा. इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. और ये P और Q तो अपना ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव. तो इसके इंडक्शन से, किसके इंडक्शन से? डायपोल के इंडक्शन से यहाँ पे डायपोल डेवलप हुआ है. तो द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. डायपोल फोर्सेस नो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नो, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 5th का. 5th के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन IO3 माइनस. तो ये हो जाएगा +5, IO4 माइनस जाएगा +7, KI में -1, I2 में कितना? 0. +5 +7 -1 और 0. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. 6 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. जिंक गिव्स हाइड्रोजन विद H2SO4 एंड HCl बट नॉट विद HNO3 बिकॉज. हम जिंक की रिएक्शन P ब्लॉक के अंदर पढ़ चुके हैं. एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ और एक कंसनट्रेट HNO3 के साथ. डाइल्यूट के साथ तो लाफिंग गैस N2O बनती है और कंसनट्रेट HNO3 के साथ NO2 बनती है. साथ में दोनों में क्या फॉर्म होता है? जिंक नाइट्रेट और वाटर. इधर भी क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट और वाटर फॉर्म होगा. तो जिंक एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद HNO3. नो,
HNO3 is a weaker acid than H2SO4 and HCl. No. Zinc is above the hydrogen in the electrochemical series. No. Nitrate ion is reduced in preference to H+. सही बात है. अगर H+ का रिडक्शन हो तो हाइड्रोजन इवॉल्यूट होती. यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा? नाइट्रेट आयन का. तभी तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन का कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +4 होगी. तो इसका रिडक्शन हो रहा है किसका? नाइट्रोजन का. ठीक है. 7th के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. इट इज़ रिकमेंडेड द अमोनिया बॉटल शुड बी ओपन आफ्टर कूलिंग इन आइस फॉर सम टाइम बिकॉज अगर अमोनिया का आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो NH3 का वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा? हाई रहेगा. ठीक है. तो वेपर प्रेशर ऑफ अमोनिया एट रूम टेम्परेचर इज हाई. ऑन कूलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो बस इट हैज़ हाई वेपर प्रेशर. सही बात है. इट कम्स आउट विथ ब्रिस्क इंफ्लोरेंस. नो. इट इज़ द कोरोसिव फ्लूइड. नो. इट वेपराइज एट रूम टेम्परेचर. तो इसका आंसर जो जाएगा हमारे पास वो क्या जाएगा? ए. इट हैज़ हाई वेपर प्रेशर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th का है सोडियम क्लोराइड हैज़ ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर made up of Na plus and Cl minus. Why does NaCl not conduct electricity in solid state? Solid state में आयंस ही नहीं प्रेजेंट रहेंगे Na plus और Cl minus, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेगा? Solid do not conduct electricity. No, the ions of NaCl become mobile only in molten state and are not free in move in the solid state. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की. CO गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें डेल्टा N ऑफ गैस की तो 1 माइनस हाफ, तो माइनस का हाफ हो जाएगा. और सेकंड रिएक्शन में अगर अपन डेल्टा N ऑफ गैस निकालें तो हाफ माइनस 0 यानी प्लस का हाफ हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपने को बहुत अच्छे से पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N गैस ऑफ RT. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा N माइनस है तो माइनस से मतलब डेल्टा E जो होगा ना वो ज़्यादा होगा किससे? डेल्टा H से. और सेकंड के लिए डेल्टा H ज़्यादा होगा किससे? डेल्टा E से. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछे जा रहे हैं, मतलब काफ़ी बार पूछ चुके हैं नीट अभ्यास टेस्ट के अंदर. तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप ध्यान रखना. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा H और सेकेंड के लिए डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा A. 10th का आंसर जाएगा A. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. सिंगल चॉइस. सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट एज ए फूड फॉर केटल बट नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज. क्योंकि कैटल में क्या होगा? सेलुलोज एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है. ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंटेन सेलुलोज, हेंस सेलुलोज कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू डी ग्लूकोज. तो इसलिए सेलुलोज को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. अगर हम कॉटन वगैरह खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, बट उसको कैटल खाएगा तो उसको एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि प्योर कॉटन ही क्या होता है? सेलुलोज होता है. 11 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. X + Y Z और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. तो बेटा ये आपका अल्फा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है यानी एल्डोल बन रहा है. इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्डोल. और 4 कार्बन है तो एसीटेल्डिहाइड की अगर आप एल्डोल रिएक्शन कराओगे 2 मोल्स ले लो एसीटेल्डिहाइड के और इसका आप एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. तो X + Y तो एसीटेल्डिहाइड हो गए और Z हो गया बेस. तो इसमें ऑप्शन में शायद B. X भी एल्डिहाइड, Y भी एल्डिहाइड और Z हो गया NaOH. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर. अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. बिल्कुल सही बात है. सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. नो. प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल. नो. नाइदर प्राइमरी और नाइदर सेकेंडरी, नाइदर प्राइमरी नॉट सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. तो आंसर हो जाएगा इसका A. प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं. अपन ने यहाँ पे बाहर लगा दिया Cl3 तो तीनों क्लोरीन क्या होंगे? आयोनाइज हो जाएंगे बाहर वाले क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड है. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड्स इज क्वाइट कॉमन दीज डेज. द प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड. मतलब ये कोल हो गया और इसको आपने हीट किया किसके साथ? स्टीम के साथ. तो आपको क्या मिलेगा? CO + H2 जिसको अपन बोलते हैं सिन गैस या फिर वाटर गैस. ठीक है. और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? कोल गैसिफिकेशन. और यहाँ पे जो CO ऑब्टेन हुई है उसको अगर फर्दर आप स्टीम के साथ हीट करोगे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. मतलब जैसे जो CO यहाँ पे निकली है ना
अगर आपने उसकी रिएक्शन वापस स्टीम से करा दी तो यहाँ पे आपको CO2 मिलेगा और साथ में H2 मिलेगा। इसको आप सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन में एब्जॉर्ब करा सकते हो CO2 गैस को। तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हमें तो फर्स्ट रिएक्शन की पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल गैसिफिकेशन। कोक को अगर स्टीम के साथ हीट करोगे तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन, इसमें सिन गैस फॉर्म होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील करते हैं उसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर मोस्ट shell electron, no, the net positive charge experienced by electron from the nucleus, ये सही आंसर है बी। The attractive force experienced by the nucleus from electron, no. The screening of positive charge on the nucleus by innermost shell, no. Due to the presence of electron in the innermost shell, do not experience the full positive charge from nucleus. This is known as shielding. This is known as shielding of outermost electron from the nucleus by innermost शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फुल पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं होते न्यूक्लियस से, क्योंकि इनर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं न्यूक्लियस को, तो थोड़ा कम चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, एस पी जेड तो भी सिग्मा बनेगा, पी जेड तो पी जेड ऐसा होगा, तो इससे भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और पी वाई तो पी वाई तो कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। तो आई थिंक सो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो डी हो जाएगा। ऊपर के तीनों ओवरलैपिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, एस ओवरलैपिंग जो होगी उसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी ओवरलैपिंग होगी उसके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 16 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच स्टेप इज द चेन प्रोपोगेशन स्टेप इन द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो चेन प्रोपोगेशन जो पहला स्टेप है, ये स्टेप तो है इनिशिएशन। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा है, टर्मिनेशन। जो फोर्थ है वो भी कौन सा है, टर्मिनेशन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम Cl फ्री रेडिकल, ये होगा आपका कौन सा स्टेप, प्रोपोगेशन। तो सेकंड इसका आंसर जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं इसमें एक ही स्पीशीज में एट ए टाइम एक ही जना डोनेट करता है, लेकिन डोनर एटम दो होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो इसमें नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा, एक इसमें सल्फर डोनेट हो जाएगा, एक नाइट्रीटो एन नाइट्रीटो ओ। तो फर्स्ट एंड थर्ड, एक तो थायोसाइनेटो एक आइसोथायोसाइनेटो, और एक नाइट्रीटो एन और एक नाइट्रीटो ओ, ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड में एक ही स्पीशीज में दो डोनर साइड होती है, बट एट ए टाइम एक ही जना डोनेट करता है। इसमें थायोसाइनेटो में सल्फर भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। 19 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका है, सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड। सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है बेटा, CaO सोडा लाइम के अंदर। ठीक है ना, सोडा लाइम किस किस के मिक्सचर को बोलते हो आप, NaOH और CaO को। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स रिएक्शन, नो, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इन एल्केन्स ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, ये बिल्कुल सही होगा। नियोपेंटेन नीड 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, नहीं, नियोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करने पर केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम कैटालिसिस। द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम pH विच इज बिटवीन 5 to 7, सही बात है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक गिवन रिएक्शन, सही बात है। सुक्रोज के लिए सुक्रेज चाहिए, माल्टोज के लिए माल्टेज चाहिए। द फेवरेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ एंजाइम इज बिटवीन 50 to 60 डिग्री। एंजाइम एक्टिविटी इज बिटवीन 50 to 60 डिग्री, नो।
एंजाइम की एक्टिविटी तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस 35 तक चलती है, उसके बाद तो डीएक्टिवेट हो जाता है एंजाइम, तो इसका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, पहले आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें। CrNH3 होल 5NCS, इसके ऊपर आ जाएगा 2+ और ये आ जाएगा ZnCl4 2-। तो पेंटा अमीन आइसोथायोसाइनेटोक्रोमियम थर्ड X-1 इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +3, और ये जगह टेट्राक्लोराइड जिंकेट सेकेंड, तो इसका हो जाएगा A। 22 का आंसर हो जाएगा A। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर सम गैसेज 298 केल्विन इज गिवन बिलो। अरेंज द गैसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटी। वी नो वेरी वेल दैट P इज इक्वल टू KHX इन हॉनरी लॉ। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ये कहलाता है अपना हेनरी लॉ। अब KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि सॉलिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप देखो कि किसका KH सबसे कम है उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम है O2 का, तो O2 की सबसे ज़्यादा होगी। चारों ऑप्शन देखें आप, O2 की सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर A हो जाएगा 23 का। 23 के बाद हम बात करते हैं 24 की। इफ़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 गैस इज 0.04 एट सम movement in time, what is the rate of disappearance of N2O5 gas in molarity per second। ठीक है, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के रेफरेंस में dN2O5 इज डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 d concentration of NO2 with respect to time is equal to 2 times of DO2 is divided by dt। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये गिवन है, कितना गिवन है 0.04 इस डिवाइड बाई 2। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dN2O5, तो वो हो जाएगी dN2O5 इज डिवाइड बाई dt, तो 0.02, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। 24 का आंसर हो जाएगा A। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेटल प्रेजेंट इन देयर नेटिव ओर्स विद मर्करी टू फॉर्म एन अलॉय इज कॉल्ड अमलगमेशन। अमलगम बनाते हैं ना, क्लीवेंसन रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं जिंक अमलगम HG के साथ, तो प्लस HCl यूज़ होता है, तो ये जिंक का अमलगम होता है किसके साथ, मरकरी के साथ। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेटल प्रेजेंट इन देयर नेटिव ओर्स विद मर्करी टू फॉर्म एन अलॉय इज कॉल्ड अमलगमेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अमोनिया इज यूज डिटेक्शन ऑफ CO2+ आयन बिकॉज, क्योंकि CO2+ जो होता है वो अमोनिया के साथ एक बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4 2+, इसमें हाइब्रिडेशन DsP2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा अपने पास जो ऑप्शन है CuNH3 होल 4 2+। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ NH3 रिएक्ट विद Cu2+ आयन टू फॉर्म डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, सही बात है, यही हो जाएगा इसका आंसर 26 का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्राइड्स इज नॉट करेक्ट। आयनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन, सही बात है ये तो। नॉन वॉलेटाइल, सही बात है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्टेट, सही बात है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट कैन एक्ट एज लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी सही बात है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट, सही बात है। BH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट होता है। एलिमेंट ऑफ 15 और 16, 15 ग्रुप का एक हाइड्रेट बनाते हैं NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज कैसे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट हुआ, तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 की। 0.2 ग्राम of an organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen on combustion it yields 0.15 gram of CO2 and 0.12 gram of H2O. The percentage of carbon, hydrogen and oxygen respectively is, देखिए इसमें स्टूडेंट्स 0.15 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है, हमें बहुत अच्छे से पता है अगर 44 ग्राम हमें CO2 मिलता तो उसमें कार्बन का जो मास आता है वो 12 ग्राम आता। अब परसेंटेज निकालना तो कंपाउंड का मास कितना है, 0.2 ग्राम कंपाउंड में 12 ग्राम कार्बन है इंटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा किसका, कार्बन का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरीके से होगा, अपन ने नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 उड़ गया, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
4 3 ज़ा 12 1 तो जाएगा 450 इज डिवाइड बाय 22 2 ज़ा 44 लगभग 20% के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो कार्बन का 20% एक ही ऑप्शन में गिवन है। फिर भी अगर आप हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। 0.12 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, इनटू हमें पता है अगर 18 ग्राम H2O मिलता तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के होते हैं और परसेंटेज निकालना है तो 0.2 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नियर अबाउट 6.66% आएगा। दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 6.66 ही हो गया 26.66 और 100 में से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का 73.34%। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29। BF3 यूज एज कैटलिस्ट वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन बिकॉज BF3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड, 3 बॉन्ड से तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, इसका आंसर डी जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो 4th 3rd 2nd 1st 4th 3rd 2nd 1st इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी इसका मॉलिकुलर मास क्या है, मॉलिकुलर मास का सबसे मैक्सिमम, इसलिए इसका BP भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेंट प्रोसेस बिकॉज। देखो बेटा, K2CO3 बनाना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, KCl, और KCl डालोगे तो क्या बनेगा, KHCO3, क्योंकि Na2CO3 बनाने के लिए NaCl डालते हो तो NaHCO3 बनता है और NaHCO3 वाटर में इनसल्यूबल होता है तो आप उसको रिकवर कर लेते हो। और KHCO3 वाटर के अंदर क्या होता है, सल्यूबल, तो आप इसको रिकवर कैसे करोगे, तो KH3 जो होता है वो वाटर के अंदर सल्यूबल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्वे प्रोसेस के ऊपर बेस्ड, इसका आंसर क्या जाएगा, KHCO3 इज टू सोल्यूबल टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को रोके, इनिबिट ग्रोथ, तो इसका 2 हो जाएगा। बैक्टीरिसाइडल जो किल कर दे, तो ये हो जाएगा इसका 2nd। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक केवल एक पे काम करेगी, इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल डिजीज। और रिसेप्टर हो जाएगा क्रूशल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आप देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है आपका मैच करेगा, पी के लिए 2nd एक ही ऑप्शन है, बी वाला, और बाकी मैच कर लें आप। क्यू के लिए 3rd है क्या, सही है। आर के लिए 4th है, और एस के लिए 1st है। ठीक है। इसका 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SN1 रिएक्शन शोन बाय अल्काइल इज नॉट करेक्ट। द एडेड न्यूक्लियोफाइल प्ले नो काइनेटिक रोल इन SN1 रिएक्शन, सही बात है। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बी है। द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, नो कार्बोकेटाइन बनता है इसके अंदर, तो रेसिमाइजेशन होगा ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। तो इनकरेक्ट ही पूछा है इसमें, तो मेरे को बी लग रहा है इसका। तो 33 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। सी दिया हुआ द SN1 रिएक्शन ऑन द कायरल स्टार्टिंग मटेरियल एंड अप विद द रेसिमाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट द फास्टर द SN1 रिएक्शन, भी बिल्कुल सही है। इसके बाद 34 पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल्स आर, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होती है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा बेंजीनिंग्स प्रेजेंट होती है, तो कार्सिनोजेनिक in नेचर और ये क्लीनिशिंग सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं। तो 2nd और 3rd जो करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमने 11th NCERT में हमारे दिया हुआ है पार्ट 2 के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बिल्कुल एंड में, कि भाई जिनके अंदर 3 से ज़्यादा बेंजीनिंग्स प्रेजेंट होती है वो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे एजेंट्स को अपन बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड इज 10⁻⁴ at 25 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ 0.01 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ इट सोडियम सॉल्ट। तो इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सोडियम बेंजोएट, जो कि सॉल्ट है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ये किस किस का सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऐसे सॉल्ट्स के pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH प्लस 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ C, ये फॉर्मूला होता है। हमें जो pKa गिवन है वो 10⁻⁴ है और pH कंसंट्रेशन है 0.01। तो हम आगे मूव करते हैं, 7 प्लस हाफ ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ प्लस हाफ लॉग ऑफ 0.01। इसे हम सॉल्व करेंगे
तो -4 आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 ऑक्टेन 1 हो गया, 2 2 जा 4, 7 + 2 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 8 जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, और वैसे भी आप कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन बेसिक ही होगा, और बेसिक कभी होगा जब पीएच 7 से ज़्यादा होगी, तो नेचुरल सी बात है, इसका आंसर सी जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें कि COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ COC ईथर। ईथर ही होता है ROR, तो बल्कियर ग्रुप इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कलेक्ट रहेगा, उसके अंदर भी रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 बल्कियर R ग्रुप्स O एटम इन बोथ अल्कोहल ईथर इज sp3 इज नो, लोन पे रिपल्शन इज ग्रेटर देन नो। तो इसका आंसर A जाएगा 36 का। 37 की बात करें हम, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्स टुगेदर। एसीटोन हो जाएगा हमारे पास कुछ ये, और क्लोरोफॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये रॉल्स लॉ से कौन सा डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। तो इसको A का है और इसको B का है, तो अब जो नया इंट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है AB वाला, वो पहले से जो प्रेजेंट है उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो पहला पढ़ते हैं A एंड B इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर देन AB इंट्रैक्शन। नो, AB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, AA एंड BB इंट्रैक्शन आर वीकर देन AB इंट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही है B वाला ऑप्शन, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। वैसे इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वैसे जो हाइड्रोजन जो होता है ना, वो कार्बन से कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ना Cl, इसलिए इस कार्बन के ऊपर ग्रेड क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इसके ऊपर क्या ग्रेड नेगेटिव आ गया, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो पा रही है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 37। एसीटोन की रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म से, तो एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और जब इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, ये क्वेश्चन सेम आ गया, रिएक्शन नहीं कह रहा है, ये तो पूछ रहा है रॉल्स लॉ से कौन सा डेविएशन आएगा, तो इसका आंसर तो वही B हो जाएगा। इसके बाद है, वैसे क्लोरीटॉन बनता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन होती है तो एक सिडेटिव बनता है जिससे नींद आती है, नींद की गोली होती है क्लोरीटॉन, ठीक है ना। इसके बाद है 38। What will be the molar conductivity of aluminum 3+ cyanide infinite dilution if molar conductivity of aluminum sulfate is 858 Simon centimeter square mole inverse and ionic conductance of sulfate is 160 Simon centimeter at infinite dilution। तो लैम्डा इनफाइनाइट आपको निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, तो किसकी इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, इसी के इक्वल होगा वो। और ये हमें गिवन है 480, क्योंकि 160 का 3 टाइम्स 480 हो जाएगा, और हमें ये कैलकुलेट करना है, हम इसको x मान लें, और टोटल हमें कितना दिया हुआ है 858। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 858 माइनस 480 इज इक्वल टू 2x, तो x आ जाएगा हमारे पास कितना 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा A 38 का। 39 की बात करें, 0.6 मोल्स ऑफ PCl3, 0.3 मोल ऑफ PCl5 PCl3 and 0.4 mole of Cl2 are taken in 1 liter flask to obtain the following equilibrium. If the equilibrium constant Kc given है, predict the direction of reaction। Qc निकालने हैं, PCl3 कितना गिवन है 0.3, और Cl2 कितना गिवन है 0.4, और 0.6 हमें ये गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास Qc कितना आ जाएगा 0.20, और Kc कितना है 0.15, तो Qc इज़ ग्रेटर देन Kc, तो रिएक्शन कौन सी जाएगी, अब बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन, ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो P तो इसके अंदर हो जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा C डबल बॉन्ड OCl,
फिर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजामाइड बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि एसिड क्लोराइड से अमाइड बन सकता है। फिर उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो एक कार्बन कम का अमीन बनेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एनिलीन, आर जो होगा वो एनिलीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से हुई तो अमाइड बनता है, एसिड क्लोराइड से अमाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक का लीनियर पॉलीमर, ये ट्रू है। दे आर सॉफ्टवेयर एट मेल्ट ऑन हीटिंग, सही बात है। इसको अपन मोल्ड भी कर सकते हैं, मॉल्टन पॉलीमर कैन बी रीमोल्डेड इनटू एनी शेप, सही बात है। इसका वापस रीयूज पॉसिबल होता है थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग का रीयूज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव क्रॉस लिंकेज विच ब्रेक ऑन हीटिंग, नो। क्रॉस लिंकेज किस में होते हैं, थर्मोसेटिंग में, थर्मोप्लास्टिक में नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिव टुवर्ड्स मेटल, सोडियम मेटल। तो ROH की रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराओगे तो RO माइनस और Na+ बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। तो आप ये देखें कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकेंडरी से तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, आई थिंक सो सी आंसर। 42 का जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि उसका एनाइन स्टेबल होता है प्राइमरी अल्कोहल का। टर्शियरी का एनाइन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। 43 की बात करें, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन की, इस रिएक्शन का यूज़ किस लिए होता है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड कीटोन, नो। दोनों ही टेस्ट देते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर साइक्लिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, नो। इट इज़ यूज टू स्टडी पोलर नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था ये कि इसका यूज़ किस लिए होता है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही टेस्ट देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 44 की, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटोन आर गिवन बिलो, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, इसके अराउंड कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 3 तो ये हो गए, 2 ही हो गए, 5 बॉन्ड का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड तो बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड, Na-2 स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड, सही बात है। तो इसका तो ए ऑप्शन ही जाएगा 44 का। सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल, नहीं इसमें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो रही, पॉसिबल ही नहीं, नाइट्रोजन के अराउंड 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता नाइट्रोजन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें सिमेट्री होगी। तो इसके अंदर देखो सिमेट्री है Cl CH3 CH3, तो जितनी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री होता है उसका लेटेस्ट उतना ही कॉम्पैक्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो आप देख लें इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया वापस 45। एक क्वेश्चन था जो इसमें मिस हो गया है, वो था क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्लोरीन 37 और 35 के रिलेटिव एबिडेंस का रेशो पूछा हुआ है। तो उसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, रिलेटिव एबिडेंस ऑफ क्लोरीन 37 की हमने मान ली सपोज टू बी X% है, तो क्लोरीन जो 35 होगा उसका अपने मान लिया 100 माइनस X%। एवरेज एटॉमिक मास गिवन है अपने को 35.5, तो अपन कैसे कर लेंगे, 37 इंटू X अपॉन 100 प्लस 35 100 माइनस X अपॉन 100 इज इक्वल टू 35.5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 37X प्लस 3500 माइनस X अपॉन 100 इज इक्वल टू 35.5। तो ये हो जाएगा 37X प्लस 3500 माइनस 35X इज इक्वल टू 3550। तो x जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 25। x जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो Cl जो 37 है वो हो जाएगा 25%, और जो Cl 35 है वो आ जाएगा अपने पास 75%। तो इसका जो रेशो आएगा वो आ जाएगा कितना, 1:3।
थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी ये पेपर बहुत आसान था मेरे अकॉर्डिंग। 160 अराउंड मार्क्स एक बहुत अच्छा स्कोर है इस पेपर के अंदर, और मोर देन इफ़ यू गेट 160 दिस इज़ द एक्सीलेंट स्कोर फॉर यू। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।